ख़वातीन और हज़रात आदाब। मेरा नाम आलिया वज़ीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार के इस सीरीज़ में खैर मक़दम करती हूँ। इस सीरीज़ का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिन्होंने बावजूद बहुत सारी मसरूफियात के अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हर हफ्ते हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल होता है, आखिर उर्दू ही क्यों। आज के हमारे मेहमान हैं दानिश हुसैन साहब। उर्दू ही क्यों की इस 8वीं कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आदाब। आदाब आदाब। दानिश हुसैन साहब एक्टर, स्टोरी टेलर, पोएट और थिएटर डायरेक्टर हैं। सदियों पुरानी रिवायती तौर की दास्तान गोई को एक नई जान, नई पहचान देने में इनका अहम रोल रहा है। दास्तान गोई से हट के किस्सेबाजी की शुरुआत करना और हिंदुस्तान में और गैर मुल्कों की परफॉर्मेंसेस करने से लेकर थिएटर और स्क्रीन पे अदाकारी करने में इनका शगल रहा है। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड हार्बर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, मेडिसन, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी वगैरह में परफॉर्मेंस किए हैं। आप में से कई लोगों ने इन्हें मीर अक्सम, बॉम्बे बेगम, ताजमहल, जिसकी मैं ह्यूज फैन हूँ, ताजमहल 1989 में देखा होगा। ये मुंबई में रहते हैं और होशरुबा रेपर्टरी नाम की थिएटर कंपनी चलाते हैं। दानिश साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की डिग्रीज हासिल की, फिर ये दास्तान गोई और उर्दू में दिलचस्पी कैसे और कब शुरू हुई? देखिए आलिया, ऐसा नहीं था कि उर्दू जो है हमारे इकोसिस्टम में नहीं थी। जिस खानदान में मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, वहाँ ज़्यादातर लोग उर्दू, फारसी, अरबी इन ज़बानों के अदीब थे, स्कॉलर्स थे, शायर थे, नक्काद थे। तो बचपन से कान में जो है, अगर मैं ये कहूँ कि लिटरेरी तौर से या फॉर्मल तौर से अगर मैं उर्दू नहीं सीख रहा था, तो तब भी एक माहौल था घर के अंदर उर्दू और फारसी का और अरबी का। तो जब तंबीह होती थी किसी बात पे, तो इकबाल का, गालिब का शेर पढ़ा जाता था। जब किसी बात पे डांटा जाता था तो कोई उर्दू की मसल जो है वो सुनाई जाती थी। तो हमारे कान में जो है वो यही एक तरीका था। घर में भी जब लोग मामू, चचा, दादा, नाना, जब लोग जमा होते थे, कोई शादी का माहौल होता था या कोई ऐसा सोशल गैदरिंग होती थी, तो बैतबाजी चल रही है और हर आदमी जो है वो कोई फलसफियाना बात कर रहा है, और हम लोग बच्चे होते थे, आसपास घूमते रहते थे, तो हम लोगों को वो चीजें कान में पड़ती रहती थी। जी तो जी। हम लोग बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, नावलद नहीं थे। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, ये चीज नहीं थी। पर जैसे कि एक दौर था जहाँ एक मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी होती है कि साहब अगर अंग्रेजी जबान बच्चा सीखेगा तो हम्म। उसको नौकरी मिलने में आसानी होगी और उसका करियर जो है वो बेहतर होगा। उर्दू फारसी में जो है वो करियर इतना नहीं है। तो वही चीज़ें हमारे घर में भी लागू होती थी। हमें भी इस चीज़ पे जोर डाला जाता था कि आप अंग्रेजी जबान पे ज़्यादा जोर डालिए, आप अंग्रेजी जबान सीखिए, आप जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, लॉ है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ऐसी चीजें कीजिए कि जहाँ पे आपको एक अच्छी मुलाजमत मिले और एक अच्छा करियर हो और आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो वही सब जो कवायद हैं वो मेरे साथ भी थे। लेकिन ये हुआ कि जब मैं एक ऐसे दौर में पहुंचा जहाँ बैंक में मैं काफी देर तक नौकरी करता रहा, 5 साढ़े 5 साल तक, तो जी। वहां मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। हम्म। एक ही जिंदगी है और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं ये कलम नहीं घिसना चाहता किसी बैंक के अंदर बैठकर। तो अब क्या करना चाहिए, तो मैंने थिएटर करना साथ साथ मुलाजमत की शुरू कर दिया। और थिएटर करते करते जो है वो 2-3 साल के बाद ऐसा लगा कि शायद यही करना चाहिए। तो मैंने मुलाजमत छोड़ दी और थिएटर जो है मैंने शुरू किया। जी। तो शुरू में जो है मैंने काफी हिंदी और अंग्रेजी थिएटर किया। हिंदी थिएटर करने से एक फायदा ये हुआ कि दोबारा जो हाई स्कूल के बाद हिंदी नहीं पढ़ी थी, हम्म। वो हिंदी जबान से जो है एक एक कनेक्शन जो है वो वापस जुड़ा।
हिंदी जबान रवां हुई, हिंदी अदब पढ़ने का शौक दोबारा से पैदा हुआ, हिंदी कविताएं पढ़ने का शौक ज़्यादा पैदा हुआ, हिंदी नाटक करने लगे। और उसी दौरान जो है वो धीरे धीरे जो है हिंदी से, क्योंकि आगरा बाजार मैंने हबीब साहब के साथ करना शुरू किया, तो आगरा बाजार में तो हबीब साहब काफ़ी हिंदुस्तानी और उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो ज़बान थी आगरा बाजार में हबीब साहब की, उस ज़बान से जो है काफ़ी इश्तियाक जो है वो पैदा हुआ। उसके अलावा ये भी था कि बचपन से हम लोग जो है मुहर्रम में जब घर जाया करते थे गाजीपुर, तो वहाँ एक रिवायत थी मरसिया गोई की। जी जी तो जी मरसिया गोई जो है वो हम लोगों को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो भी एक तरह से ड्रामेटिक रेंडिशन था टेक्स्ट का। जी और जो आखिर हैं वो अपने हाथ में मीर अनीस का या मिर्जा दबीर का या मीर वहीद का या जोश साहब का किसी बड़े शायर का मरसिया लेके बैठ जाते थे। कभी कभी अपना खुद का मरसिया लेके बैठ जाते थे, और फिर उसको एक बड़े, जैसे कहते हैं, नाटकीय अंदाज में, एक ड्रामेटिक अंदाज में उसको अदा करते थे। तो वो पूरा जो माहौल बनता था, आदमी जो है उसके अंदर बिल्कुल घुस जाता था, एकदम हैबत जो है उसकी महबूद हो जाता था उसके अंदर। तो ये सब चीजें पहले से मौजूद थी। लेकिन जब मैंने पहली बार दास्तान गोई का शो देखा, तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत कमाल की चीज है। क्योंकि मरसिया गोई जो भी है, आप जितना भी आप कहें वो लिटरेरी है, उसका एक बड़ा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है जी और एक बड़ा रिलीजियस स्पेस है जहाँ पे वो परफॉर्म किया जाता है। इट इज नॉट सो सेक्युलर इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ राइट the space where it is being performed and the access people can have to। ये बात राइट नहीं है इमाम बाड़े में कोई भी आ सकता है, कोई भी शिरकत कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन फिर भी उसका एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन दास्तान कोई में ये था कि उसकी जो बुनावट है, जो कहानियां हैं, जो अमीर हमजा की दास्तानें हैं, उसका एक बड़ा सेकुलर अंदाज है, और उसके लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। वो आप थिएटर में कर सकते हैं, वो आप कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, वो किसी के घर में कर सकते हैं, किसी महफिल में कर सकते हैं, सड़क पे कर सकते हैं, चौक में कर सकते हैं। तो ये जो एक जो बंदिश थी वो जो हटी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत कमाल की चीज है। और जब दास्तान करना शुरू किया तो उस वक्त जो है रस्मुल खत से मैं इतना वाकिफ नहीं था। तो जी मुझे ये लगा कि भाई देवनागरी में याद कर करके जरा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि हर जबान की कुछ नुआंसेस होते हैं, कुछ नौइयत होती है, और एब्सोल्युटली वो जब आप रस्मुल खत इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो फिर आपको ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि असल में ये लफ्ज क्या है जो आप पढ़ रहे हैं। जी जी क्योंकि जी जैसे आप कोई हिंदी आपको रोमन इंग्लिश में दे, तो अब रोमन इंग्लिश में बहुत से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हिंदी के अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी जी अब आप जबरदस्ती जो है, अब आपको अड़ा कहना है तो आप डी का इस्तेमाल करेंगे, या आपको ख कहना है तो आप के एच करेंगे, लेकिन जी जब आपको ख कहना है तो तब भी आप के एच करेंगे। जी जी तो जी अब जो आदमी ओरल जबान नहीं जानता होगा, वो जब पढ़ेगा तो उसको बड़ा मुश्किल होगा कि भाई इसको ख इमिटेशन पढ़ना है या ख पढ़ना है, जी या इसको ड पढ़ना है कि अड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो उसके लिए फिर आपके लिए लाजमी हो जाता है कि आप वापस जबान की जो रस्मुल खत है, जो स्क्रिप्ट है, उसकी तरफ जाएं, वो जी लिपि जाके पढ़ें कि भाई उसके अंदर एक्चुअल अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन जो है उस लफ्ज का सही मिल जाए। जी तो ये जब मैंने और दास्तान की जबान बहुत सकील है। जी दास्तान जो है वो आई मीन 1860s 70s 80s 90s में लिखी गई थी। अच्छा, उस जमाने में टेक्स्ट का अंदाज बहुत अलग था। टेक्स्ट बहुत फ्लावरी होता था, टेक्स्ट में एम्बेलिशमेंट होता था, एडोनमेंट बहुत होता था उसमें। जैसे ये जो रियलिज्म है मॉडर्न जमाने की, कि बात को सिंपल, सीधा और सटीक कहना चाहिए, वो उस जमाने का तरीका नहीं था। उस जमाने का तरीका था कि जितना आप बात घुमा के लंबा पेचदार कहेंगे उतनी मजेदार बात होती है। जी तो अब उसमें क्या होता था कि बहुत सारी वोकैबुलरी है जो अब हमारी हमारी जबान से गायब हो चुकी है, जो दास्तानों की जबान में मिलती है। बहुत सारे मुहावरे हैं जो हमारी जबान से अब गायब हो चुके हैं, जो दास्तानों की जबान में मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपको वो लफ्ज ही नहीं मालूम है जो आप पढ़ रहे हैं। जी जी तो अब आप गए रस्मुल खत पे, तो चलो आपको लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन सही पता चल गया, लेकिन लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन सही पता चल गया, आपको लफ्ज नहीं मालूम क्या है। अब आप वो स्टाइंगास देख रहे हैं और फेलन देख रहे हैं और वो प्राट देख रहे हैं, दुनिया भर की जो पुरानी डिक्शनरीज हैं, तो उसमें जाके कहीं आपको मतलब मिलता है। तो ये समझ में आया कि जबान को अगर सही से उसको उसकी अदायगी करनी है, और अगर सही से जो है वो जबान को, टेक्स्ट को समझना है, तो उसके लिए रस्मुल खत जानना जो है बहुत जरूरी है। जी तो फिर वही है कि हमने भी
हाथ पैर मार के, जैसे कहते हैं कि पानी में आदमी को फेंक दिया जाए, उसे तैरना नहीं आता है तो वो हाथ पैर मारता है। तो हमने भी हाथ पैर मार मार के धीरे 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 अब सीख ही रहे हैं। एक साहब थे हमारे, ये यही जो आपने नेटफ्लिक्स सीरीज का जिक्र किया, ताजमहल जी 1989, जी। तो उनके डायरेक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा साहब, वो भी उर्दू अदब से बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो उन्होंने अपने वालिद साहब से एक बार पूछा कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई उर्दू बोलने वाले की सोहबत में रहो, 70-80 साल में सीख जाओगे। तो तो वही मसला है कि क्योंकि रस्मुल खत जो है वो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जो है हटा दिया गया है। जी और आपके जो विजुअल साइनेजेस हैं वहां भी आपको रस्मुल खत अब दिखाई नहीं देता है। आपको बहुत एक पुराना जो था रिचुअल, तो अभी भी आपको दिल्ली की सड़कों के नाम जो जी है गलत उर्दू में लिखे नजर आ जाते जी हैं। जी जी, लेकिन उसके अक्सर अलावा आप ज्यादा कहीं उर्दू आपको जो है विजुअली नजर नहीं आती है। गायब हो तो गया। तो क्योंकि जबान की लिपि गायब हो गई है पॉपुलर कल्चर से, जबान की लिपि गायब हो गई है विजुअल कल्चर से, और एक तरह से स्टेट का भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि उसको कहने को भाई इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ उर्दू प्रमोशन, उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन खोला हुआ है। लेकिन यह है कि इस तरह से कोई एक एफर्ट नहीं है कि उर्दू जबान को पॉपुलराइज किया जाए। इनफैक्ट उर्दू जबान तो हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ द एनिमी स्टेट, तो हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स, एंड गैर मुस्लिम्स आर गैर द। जबान जी। तो अब उससे क्या है कि ये इस सब वजह से ये हुआ कि ना सिर्फ उर्दू जबान पॉपुलर कल्चर से खत्म हो गई, बल्कि उर्दू जबान उर्दू बोलने वालों के घर से भी खत्म हो गई। जी अब जो उर्दू बोलने वालों के घरों में भी जो नई जनरेशन है, नई पौध है, उनको रस्मुल खत नहीं मालूम है। जी वो भी बिल्कुल। देवनागरी में या रोमन इंग्लिश में ही उर्दू पढ़ते हैं। ये है कि ओरल कल्चर में फिर भी जरा उनके दिमाग में, क्योंकि जब घर में उर्दू बोली जाती है तो ओरली उर्दू वो सुनते हैं, तो थोड़ा उर्दू पे पकड़ उनकी ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो उर्दू बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। पर यह है कि उर्दू पॉपुलर कल्चर से गायब हो जाने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ये हुआ है कि रस्मुल खत जो है वो लोग नहीं जान पाते हैं। और आज की डेट में जब नस्तलिक में उर्दू लिखी जाती है तो लोगों को वो लोग बिल्कुल जैसे ग्रीक लिखी हो, हिब्रू लिखी हो, उस तरह से वो जबान नजर आती है। जो आपने रस्मुल खत का जिक्र किया, क्या आपको लगता है उर्दू को लेकर जो दिलचस्पी है वो बढ़ रही है? और लोग भले ही उर्दू स्क्रिप्ट रस्मुल खत को ना पढ़ते हों, आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड दिस, बट स्पेसिफिकली मेरा सवाल है कि लोग भले ही उर्दू रस्मुल खत को ना पढ़ते हों लेकिन उर्दू सुनना चाहते हैं। हाँ देखिए, मसला ये है कि ये एक बहुत ही एक प्रोपेगेंडा और एक बहुत ही से कहते हैं कि वेस्टेड कैंपेन है कि उर्दू जो है वो बाहर की जबान है और उर्दू जो है बिल्कुल। हमारे मुल्क की जबान नहीं है। ये उसकी वजह से लोगों का एक थोड़ा वो भी हो गया कि अरे भाई ये तो फॉरेन लैंग्वेज है। बट हम्म। असल में उर्दू हमारे मुल्क की जबान है। और क्योंकि उर्दू जो है वो इतने 600-700 साल की एक जिसे कहते हैं नहारी पकती है, धीरे धीरे स्मोल्डरिंग, धीरे धीरे वो कल्चर में, सिंक्रेटिक कल्चर में वो पकी है जबान। तो उस जबान का बहुत एडवांटेज ये है कि वो बाद में आई तो उसने बहुत सी जबानों से चीजें ले ली। जी, अब्सॉर्ब कर तो अब ली। उसको खड़ी एब्जॉर्ब कर ली, तो खड़ी बोली भी आ गई, संस्कृत भी आ गई, फारसी भी आ गई, फारसी आ तुर्की भी गई। आ गई, अरबी भी आ गई, और कुछ लोकल जबानें जो डायलेक्ट्स थे मराठी वो जैसे भी डायलेक्ट है वो भी आ गए। वो भी उसके अंदर शामिल हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जो टेपेस्ट्री बनी जबान की वो बहुत रिच बनी। जी तो और वो रिचनेस जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है ना। अब आप भाई एक दुकान में जाएं, वहां अब आपके पीछे जैसे बुक शेल्फ रखी हुई है, अब उस बुक शेल्फ में सिर्फ कुकरी की किताबें और गार्डनिंग की किताबें होंगी, तो जो भी वो बुक शेल्फ देखने आएगा उसका थोड़ी देर इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन उसका फिर इंटरेस्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही तरह की चीजें हैं। लेकिन अब उसमें शायरी भी रखी है, अदब भी रखा है, हिस्ट्री भी रखा है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है ना। तो हर तरह की किताबें हैं, तो लोग उसमें ज्यादा देर तक फंसे रहेंगे आपकी बुक राइट शेल्फ के अंदर। राइट। तो क्यों ये टेपेस्ट्री इतनी रिच है उर्दू जबान की कि आप चाहे कितना भी वेस्टेड कैंपेन चला लें जबान के खिलाफ, वो ऑर्गेनिकली जबान डेवलप हुई है और उसने इतनी रिचनेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है इस मुल्क की कि आपके जब भी आप वो जबान सुनते हैं तो कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक कोई चीज है जो रेजोनेट कर जाती है, कोई कल्चरल चीज, कोई बिल्कुल। सोशल चीज है, वो रेजोनेट करती है। वो रेजोनेट करती है तो वो आपको आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ। तो इसलिए उर्दू जबान चाहे भले ही रस्मुल खत इतना लोग नहीं जानते हैं, पर वो जो उसकी एक मिठास है,
वो जो एक उस 600-700 साल में जो जबान पक के सामने आई है और ऑर्गेनिकली आई है, वो चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और उसकी वजह से है उर्दू जबान की जो मकबूलियत है, जो उसकी पसंदीदगी है, वो कम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। इससे पहले आपने ओरल लिटरेरी ट्रेडिशंस का जिक्र किया, तो क्या सिर्फ ओरल कल्चर पे जुबानें जिंदा रह सकती हैं? क्या एक दिन ऐसा आएगा जहां उर्दू पढ़ने वाले नहीं रहेंगे लेकिन बोलने वालों की तादाद खासी होगी? भाई जोश मलियाबादी ने ये तो बहुत पहले कहा था, किसी ने उनसे कहा था कि भाई आप मुल्क का वो हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और क्या उर्दू जबान हिंदुस्तान में बाकी रहेगी? तो जोश साहब ने कहा कि हाँ, उर्दू जबान बिल्कुल बाकी रहेगी, लेकिन वो उर्दू नहीं बाकी रहेगी जो आप और मैं समझते हैं। तो जबान तो रहेगी, उसमें पर कोई शक नहीं है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हाँ, और वो सिर्फ उर्दू के साथ मसला नहीं है, वो हर जबान के साथ है। ओके, जी जी। जो शेक्सपियरियन इंग्लिश है, वो इंग्लिश आज नहीं बोली जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जो मिल्टन ने चौसर लिखा है, वो जबान में अंग्रेजी आज नहीं बोली जाती जी है ना? जो तुलसीदास लिख रहे थे, वो आज हिंदी नहीं बोली जाती है। वो तो खैर अवधी में लिख रहे थे, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं, वो अब उस जबान में नहीं बोली जाती। हिंदी जबान को खुद ले लीजिए आप, कि हालांकि बहुत एक जैसे कहते हैं कि एक सरकारी जबान हिंदी बनाई गई जो बहुत सख्त और क्रिस्ट है, लेकिन वो जबान बोलचाल में इतनी नहीं चलती है। इतना कुछ स्टेट के पैट्रनेज के बाद भी उस तरह की उर्दू नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं बोली जाती है, जिस तरह की हिंदी जो है आपको सरकारी या उस तरह के अदब में लिखी हुई पाई जाती है। और हिंदी का भी यही मसला हो गया है। अब ज्यादातर लोग जो हैं वो रोमन इंग्लिश में लिखी हुई आती है, तो मुझे इसरार करना पड़ता है कि भाई नहीं नहीं, मुझे तो देवनागरी में डायलॉग चाहिए। तो फिर जो है प्रोडक्शन हाउस मुझको मेरी वाली कॉपी जो है उसको देवनागरी में करके भेजती है मुझको। बाकी जो एक्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हमको तो रोमन इंग्लिश चाहिए। अब उसमें देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि इसमें देखिए, बहुत से लोग नेचुरल हिंदी स्पीकर्स नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग, जैसे मेरे साथ हुआ कि भाई मैं अंग्रेजी स्कूल में गया, मेरे ऊपर जोर दिया गया कि अंग्रेजी सीखिए, तो वैसे बाकी जो लोग हैं तबके से हैं जो हिंदी बोलते थे या कोई और जबान बोलते थे, तो वहां भी यही इंसिस्टेंस था कि भाई आप अंग्रेजी जबान सीखिए। जी तो अंग्रेजी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्पीरियलिज्म, because of colonialism, because English becoming a world language, a trade language, it is always advantageous for people to learn the English language, एब्सोल्युटली। क्योंकि उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुल बढ़ जाते हैं, जाती है। जो आपको इस बाकी जबान बोलने में नहीं खुलते हैं। तो उसकी मार जो है वो आपको हर जगह नजर आएगी। उसकी मार आपको फिल्मी गानों में भी नजर आएगी, उसकी मार जिस तरह से फिल्मी स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं, उसकी मार जिस तरह से लोग बोलचाल कर रहे हैं, जो कॉमन लिंगो यंगस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो वो आपको हर हर शोबे में नजर आएगा समाज के। जो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपने जो सवाल किया कि ओरल अगर जबान जो है उसका कोई रस्मुल खत ना हो तो क्या वो नहीं सर्वाइव? बिल्कुल सर्वाइव कर सकती है। डायलेक्ट्स क्या है? बिल्कुल। जितने भी डायलेक्ट्स हैं, जी वो अवधी है, भोजपुरी है। अब उसके अंदर थोड़ा लिटरेचर जो है लोगों ने मेहनत करके, जैसे विजय दांदेता ने मेहनत की, तो राजस्थानी जबान जो है उसको उन्होंने कंसोलिडेट करके एक जबान की शक्ल दी। लेकिन ये जबानें जो हैं वो सर्वाइव बिल्कुल करती हैं अगर उनका रस्मुल खत नहीं भी हो। डायलेक्ट्स वही हैं। अब हिंदुस्तान की अगर आप सर्वे देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देखिए या आपका सेंसस सर्वे देखिए, तो हिंदुस्तान में वो जो आप लिस्ट देखते हैं उसमें कहते हैं भाई कुछ 700 750 जबानें हैं। जी। अब वो 700 750 जबानें जो हैं वो हर जबान का रस्मुल खत नहीं होगा। बिल्कुल। रस्मुल खत तो कुछ 25 30 35 40 जबानों का होगा। हम्म। बाकी तो सब बोलियां हैं ना, बिल्कुल। लेकिन वो सर्वाइव कर रही हैं। और जैसे कि एक जेएनयू के मशहूर लिंग्विस्टिक प्रोफेसर कहा करते थे कि भाई डायलेक्ट में और भाषा में सिर्फ यही फर्क है कि डायलेक्ट इज अ भाषा विद अ गन इन इट्स हैंड। तो That's जिसके smart. पास इक़्तिदार है, जिसके पास पावर है, जी वो उसकी जबान जो है फॉर्मल हो जाती है, जी। क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, जराए हैं अपनी जबान को इम्पोज करने के लिए। और जो जिसके पास पावर नहीं है, जो ऑप्रेस्ड है, उसकी जबान डायलेक्ट ही रह जाती है, उसकी जबान देहाती हो जाती है, उसकी जबान गंवारू हो जाती है, उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है। अब मैं कह रहा हूँ भाई, जबान तो जबान है ना। जैसे आदमी के रंग पे कोई जोर नहीं है, किसी का सांवला है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, तो उस पे किसी के ऊपर जो है वो जब्र क्यों होना चाहिए इस बात पे? बिल्कुल। उसी तरह जबान भी ऑर्गेनिकली डेवलप हुई। किसी जगह पे लोगों ने ये जबान बोलना शुरू किया, किसी जगह पे लोगों ने ये जबान बोलना शुरू किया,
तो अब किसी के पास पावर आ गया तो वो दूसरे जबान बोलने वाले को हिकारत की नजर से क्यों देखे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स मेक तो सेंस। इसलिए जबान ओरल कल्चर में बिल्कुल बाकी रह जाएगी, क्योंकि जबान पहले ओरल कल्चर में ही आई है। जब जबान का इजाद हुआ तो राइटिंग नहीं आए पहले आई थी, पहले तो साउंड में आई है ना जबान, फिर तब्दील बाद हुई। में राइटिंग। जी। फिर आपने बाद में सिंबोलिज्म ढूंढा और जबान को कोडिफाई किया और कहा कि भाई नहीं, ये जब हम ये आवाज निकालते हैं तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है इस आवाज को। फिर आपने उन सिंबल्स को जोड़ना शुरू किया, तो फिर आपने और कॉम्प्लेक्स आवाजें निकाली कि भाई जब ये 4 5 6 हरूफ जो हैं आप इनको जमा कर देंगे तो फिर ये एक साउंड निकलेगी जिसका मतलब ये होता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी जबान की बनी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, वो एक दिन में इवॉल्व नहीं हुई है। और जो फॉर्मल जबान है, which is your the written text, the literature, the poetry, that always has come the last. तो शुरू में तो बोली जाएंगी, और जहाँ बोली है, जिन जिन जगहों पे लोग बोली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस नहीं हो रही है। अब गणेश देवी साहब हैं, उन्होंने बहुत जबान पे काम किया है, तो वो अलबत्ता जो है उन्होंने जाके बहुत सी जबानों को, ट्राइबल लैंग्वेजेस को जो गायब हो रही थी उनको एक रस्मुल खत दे के, उनके न्यूज लेटर्स चला के किसी तरह से उन जबान को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। लेकिन ये है कि ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि जबान का जो कनेक्शन है वो हमेशा उसका बरकरार रहना हमेशा डिपेंड करेगा पावर पे, इकोनॉमिक सस्टेनेंस पे और पॉपुलर कल्चर पे। तो अगर आपकी जबान पॉपुलर कल्चर में नहीं है, अगर आपकी जबान से इकोनॉमिक सस्टेनेंस नहीं है, और अगर आपकी जबान उनके पास नहीं है जो पावर में नहीं है, तो आपकी जबान को हमेशा थोड़ा खतरा रहेगा। जी जी। क्योंकि हम बोलचाल की बात कर रहे हैं, तो चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप अपने पसंद का कोई आशार अपने खास अंदाज में सुना दीजिए। हाँ भाई, तो अशार तो बहुत सारे हैं, अब क्या सुनाया जाए, तो मैं वो आपको आपको एक, आपके पसंद हो, जो आपको याद हो, जो इजीली आ जाए। हाँ, मैं नूर मीम राशिद साहब की एक नज्म जो है वो आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान है तमन्ना के तार। कि तमन्ना के जोली तार, गिरा दर गिरा हैं तमन्ना के नादीदा तार। सितारों से उतरे हैं कुछ लोग रात, वो कहते हैं अपनी तमन्ना के जोलीदा तारों को सुलझाओ, सुलझाओ अपने तमन्ना के जोलीदा तार, सितारों की किरणों के मानिंद सुलझाओ। मुबादा सितारों से बरसे वो तीर, कि रह जाए बाकी तमन्ना न तार। तमन्ना के जोलीदा तार, सितारों से उतरे हुए राहगीर, कहे नूर ही नूर इनका खमीर, तमन्ना से वाकिफ नहीं, ना उन पर आया तमन्ना के तारों की जोलीद की ही का राज। तमन्ना हमारे जहां की मताए अजीज, मगर ये सितारों से उतरे हुए लोग सर रिश्ते नागुजीर अबद में असीर। हम उनसे कहते हैं ऐ अहले मरीख, जाने वो किन किन सितारों से हैं। अदब से खुशामद से कहते हैं ऐ मुहतरम अहले मरीख, क्या तुम नहीं देखते इन तमन्ना के जोलीदा तारों के रंग। मगर उनको शायद के रंगों से फुर्सत नहीं, रग़बत नहीं, के रंगों की उनको फरासत नहीं है। रंगों के बारे में उनका ख्याल और उनका महव विसाल, उनका फिराक विसाल। और बड़ी सादगी से हम ये कहते हैं मोहतरम अहले मरीख, देखे नहीं कभी तुमने जोलीदा बाहों के रंग, मोहब्बत में सरखुश निगाहों के रंग, गुनाहों के रंग। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमें कहना चाहिए कि दानिश साहब आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और हम सबसे इतनी दिलचस्प बातें की। आपसे इजाजत लेती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह करे आपकी आवाज और आपकी अदायगी का जादू यूं ही बरकरार रहे। थैंक यू आलिया, थैंक यू, और आपके सारे नाजरीन को मेरा बहुत बहुत जो है आदाब और शुक्रिया।